हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरती फ्रॉम गुप्ताज क्लासेस। कैसे हो आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। हमने जो ट्वेल्थ की एनसीईआरटी की बिजनेस स्टडी हमने शुरू किया हुआ है, ठीक है। जो हम कर रहे हैं वो आपके कॉमर्स के सभी एग्ज़ाम्स में, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, किसी भी स्टेट का देते हो, सब में आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। ओके, हमने देखिए क्या क्या कर लिया था। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर लिया था, वैल्यूज़ उनमें क्या डिफरेंस होता है वो कर लिया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट कर लिया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमने कर लिया था। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब इसके बाद आपके पास आता है कि इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू साइंटिफिक मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, अब इसमें जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है फोरमैन। फोरमैन कौन होता है? फोरमैन वो पर्सन होता है जो कि ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स का क्या होता है, इंचार्ज होता है एक तरीके से, ठीक है। क्लियर। इसके बाद आपके पास आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होती है? देखिए, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? वो क्या करता है, जो आपके वर्क हैं उसको क्या करता है, डिवीज़न करता है, उसका स्पेशलाइजेशन करता है, ठीक है। ये एक टेक्निक है, ठीक है, जहाँ पे 8 persons आर एम्प्लॉयड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए फोरमैन, ठीक है। एक फोरमैन के जो हैं 8 persons जो हैं उसमें आपके लिए, ठीक है, आपको क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं, उनको डिवाइड किया गया है 8 persons में। अभी आपको वो 8 persons भी अभी हम बताएंगे, ठीक है। उसने क्या किया कि एक जो टेलर है, ये सब किसके हैं? टेलर के हैं। टेलर ने क्या किया, ये एक ऐसी टेक्निक बनाई है फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सुपरवाइज़र होता है, जो पर्यवेक्षक होता है, उसकी योग्यता में, उसकी एबिलिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसकी योग्यता में वृद्धि कैसे की जाए, ठीक है। इसलिए उन्होंने दो, ठीक है, इस टेक्निक में उन्होंने 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। जो आपके पास फोरमैन थे थे एक उनको किस में किया है? फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग और सेकेंड वन इज़ प्रोडक्शन इंचार्ज, ठीक है। प्लानिंग इंचार्ज है एक आपके पास, और एक है आपके पास प्रोडक्शन इंचार्ज, ठीक है। अब इनके अंडर उसने टोटल 4 persons इसमें हैं, 4 persons इसमें है, टोटल कितने हो गए? ये 8 persons हो गए, ठीक है। अब हम उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास आ जाता है प्लानिंग इंचार्ज, ठीक है। प्लानिंग इंचार्ज में भी आपके पास 4 हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सेकंड रूट क्लर्क, थर्ड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है। और फोर्थ आपका जो आता है वो आता है डिसिप्लिनरी, ठीक है, डिसिप्लिनरी, ठीक है। अब वन बाय वन हम करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। जो इंस्ट्रक्शन कार्ड, नाम से ही पता लग रहा है ये क्या करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या देता है, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस तैयार करता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस देता है कि कोई भी काम को आप कैसे करोगे, ठीक है। सेकंड रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करता है? ये पूरे रूट का प्रोग्राम बनाते हैं कि आपको प्रोडक्शन को शो करता है कि कैसे कैसे किस रूट से चलकर किस काम, एक प्रोग्राम पूरा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, वो कौन बनाता है? आपके पास रूट क्लर्क जैसे, ठीक है। थर्ड आपके पास आ जाता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट, टाइम और कॉस्ट की क्या करता है? टेक केयर करता है, एक लिस्ट बनाता है कि इतने टाइम के प्रोडक्शन में आपकी कॉस्ट जो है इतनी आएगी। लास्ट वन इज़ डिसिप्लिनरीज। डिसिप्लिनरी में क्या आता है? ये इंश्योर करता है कि जो आपके वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनमें डिसिप्लिन है भी या नहीं है, ठीक है।
क्लियर, ये था प्लानिंग। अब इसके बाद आपके पास आ जाते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में भी 4 आते हैं इंचार्ज, ठीक है। प्रोडक्शन में देखिए कौन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, और जो लास्ट में आपके पास आ जाता है इंस्पेक्टर, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं हम। देखिए स्पीड बॉस, सबसे पहले स्पीड बॉस का काम क्या होता है? स्पीड बॉस ये देखता है कि जो स्पीड है वो सही है, जो काम हो रहा है वो टाइमली कंप्लीट होगा या नहीं, मतलब कि किसी भी काम को टाइम से कंप्लीट करना, ये कौन देखता है? स्पीड। गैंग बॉस क्या करता है? ठीक है, गैंग बॉस करता है आपका मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर यूज़ बाय द वर्कर्स। टूल्स एंड मशीन्स वगैरह सबको रेडी रखना, और उनमें क्या करना, जो वर्कर्स हैं उनमें एक ग्रुप की भावना को क्रिएट करना। ये नहीं है कि वो अलग अलग आपस में लड़ रहे हैं तो काम करेंगे, नहीं, ठीक है। थर्ड वन इज़ रिपेयर। देखिए गैंग में तो क्या था, वो मशीनों को तैयार कर रहा था। मशीन मतलब कि उनको तैयार रखना ताकि वो वर्कर्स काम कर सकें। और रिपेयर में क्या है, उनको वर्किंग कंडीशन में रखना। जो मशीन्स हैं, ठीक है, उनको वर्किंग कंडीशन में रखना। ऐसा ना हो कि वर्कर्स काम करने के लिए आए, मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्टर आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो क्वालिटी है उसको क्या करता है, उसको चेक करता है। यानी कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ वर्क दोनों को चेक करता है कि वो अच्छी है या नहीं है, ठीक है। ये आपके पास है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आता है इनमें से। जैसे देखिए यहाँ पे गिवन है वेट, ठीक है, देखिए दिया हुआ है। मैनेजर है, मैनेजर के अंडर में 2 इंचार्ज हो गए आपके पास, एक है प्लानिंग इंचार्ज, एक है प्रोडक्शन इंचार्ज, ठीक है। अब प्लानिंग में भी मैंने 4 बताए हैं, इंस्ट्रक्टर, कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क जो कार्यक्रम तैयार करता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और डिसिप्लिनरीज। प्रोडक्शन में भी 4 आ गए, स्पीड बॉस जो स्पीड देखता है कि काम टाइमली कंप्लीट होगा या नहीं होगा, गैंग बॉस जो ग्रुप में काम करने की भावना ये सब देखता है, रिपेयर मशीन्स वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, और इंस्पेक्टर क्या करता है, वो चेक करता है क्वालिटी को। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, ये आपके पास हो गया था फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में उन्होंने क्या किया, एक मैनेजर के अंडर 2 डिपार्टमेंट्स हो गए, प्रोडक्शन एंड आपके पास प्लानिंग, ठीक है। उन सब के अंदर भी 4 हो गई, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। अब देखिए स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड्स को डिसाइड कर लेना, स्टैंडर्ड सेट कर लेना, ठीक है। यानी कि जैसे वर्क की प्रोसेस क्या होगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कितना टाइम, मशीनें, काम करने का तरीका कैसा होगा, ये सभी हम क्या करते हैं, उनको सेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इट एम्स, इसका एम्स क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर। मतलब कि एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना जिसके अकॉर्डिंग आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो, ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्ड्स में आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, जो अननेसेसरी बीच में स्टेप्स आते हैं, जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होते हैं, उनको इलेमिनेट करना, ठीक है। इलेमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन इन द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको क्या करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना, और इन्वेंट्री और जो इंक्रीजिंग द टर्नओवर है उसको रिड्यूस करना। ये सिंप्लीफिकेशन हमारा और किस में भी हेल्प करता है, ये हमारा कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करता है। इससे हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है,
ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कॉस्ट ऑफ मशीन्स। क्लियर। अब देखिए, जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्यों क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो यही होता है कि इसकी वजह से हम लेबर कॉस्ट और मशीन्स की जो कॉस्ट है उनको कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब कम कीमतों पर हम अपनी सेल्स को बढ़ाकर और क्वालिटी में इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है उसकी योग्यता को हम सुनिश्चित कर सकते हैं, राइट। जैसे एक जिससे उसे हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर उसको प्रयोग में लाया जा सके। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या बोला है टेलर ने बोला है कि मेथड स्टडी में क्या करना चाहिए, प्रबंधक को कार्य करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे ए मेथड हो गया, बी मेथड हो गया और सी मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड्स हैं। बट हमें क्या करना, इनमें से बेस्ट पॉसिबल जो मेथड है जो जिससे हम टास्क को कम कॉस्ट में और अच्छे से कंप्लीट कर सकें, इन तीनों में से हमें उस मेथड को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, मेथड स्टडी। अब जैसे वही है कि कॉस्ट कम होगी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, उस मेथड को आपने क्या करना है, चूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे लेबर और मशीन्स के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उनको क्या करना, उनको चेक करना, ताकि जो अनवांटेड एक्शंस हैं उनको कम किया जा सके और जो अनवांटेड स्टेप्स वो कर रहा है, एक्शंस यानी कि बेकार के जो काम कर रहा है उनको एलिमिनेट किया जा सके, जिनका कोई भी यूज़ नहीं है। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो टास्क है वो कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, लेस टाइम में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम स्टडी। ओके, टाइम स्टडी में क्या आएगा, टाइम स्टडी में मतलब क्या है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए, ठीक है, अब टाइम स्टडी में वही होता है कि स्टैंडर्ड टाइम हम सेट कर देते हैं। जैसे हम ये बोल दें कि जो एक वर्कर है वो क्या करेगा, एक घंटे में 2 बॉक्स बनाएगा। ठीक है, तो मतलब कि वो पूरा दिन में जैसे 8 घंटे काम कर रहा है, 8 आवर्स अगर वो काम कर रहा है तो पूरा दिन में कितने बॉक्स बनाएगा, वो एटलीस्ट 16 बॉक्स उसको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्या हमने क्या किया, टाइम स्टडी, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया कि एक पर्सन 1 घंटे में 2 बॉक्स बना रहा है तो वो 8 घंटे में कितने बॉक्स बनाएगा, 16 बॉक्स बनाएगा। क्लियर। ऐसे ही हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, अब ये हम क्यों करते हैं, टाइम स्टडी हम क्यों करते हैं, टाइम स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि उन्हें वेजेस कितनी देनी है, ठीक है, वो काम कितनी देर कर रहे हैं, और जो हमारा प्राइस है, टाइम है, उसमें हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, यानी कि और लेबर कॉस्ट का भी अनुमान लगा सकें। ठीक है, ये सब करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम स्टडी करते हैं। क्लियर। इसके बाद आपके पास आ जाता है फटिग स्टडी। फटिग का मतलब क्या होता है, वेट। इसका मतलब होता है थकान। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या करते हैं, जब एक व्यक्ति कोई भी काम पूरा करता है तो उस काम के बीच में उसकी रेस्ट की टाइम लिमिट भी क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है, यानी कि कितने टाइम का वो बीच में ब्रेक ले सकता है। ठीक है, ये भी क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। ओके, जब एक टास्क को वो स्टैंडर्ड उसको टाइम फिक्स कर दिया जाएगा कितने टाइम का वो ब्रेक ले रहा है। क्या होता है, कई बार क्या करते हैं, जैसे कोई भी वर्कर है, नॉर्मली 2 घंटे काम किया, 1 घंटा रेस्ट कर लिया, फिर 1 घंटा काम करा, आधा घंटा रेस्ट कर लिया, ऐसे करते हैं। लेकिन जब उनका रेस्ट टाइम स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे वर्कर्स की परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूव होगा, वर्क भी ज़्यादा करेंगे, वो कॉस्ट हमारी कम आएगी। ठीक है, ये सब हम काम देखेंगे। इसमें एक टाइम हम सेट करेंगे ताकि वो टाइमली रेस्ट करके दोबारा से अपने काम को पूरी कैपेसिटी के साथ वो कर सके। क्लियर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है
पीस वेज सिस्टम। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम किसने दिया है, तो ये किसने दिया है, टेलर साहब ने दिया है, ठीक है, FW टेलर जी ने दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे, ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स को हम सेट करेंगे, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनकी वेजेस को भी डिसाइड करते हैं। अब इसमें एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, जैसे हम कर लेते हैं कि एक दिन में 10 यूनिट्स बनानी है, जो 10 से ऊपर बनाएगा उसे, जैसे 12 बनाई एक ने, उसे 1 पीस का रेट जो है हम 15 के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है, और जो 10 बनाएगा उसे 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मिलेगा, और जो 10 से कम बनाएगा उसे 7 के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इससे क्या होगा, अब जिसने 10 पीस बनाए हैं उसे कितने मिलेंगे, 100 रुपीज़ मिलेंगे। जिसने 10 से कम यानी कि 5 पीस बनाए हैं, 5 7 जा 35, उसे 35 रुपीज़ बनेंगे। और जो 10 से ऊपर यानी कि कोई अगर 12 पीस बना रहा है तो उसको 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना मिल जाएगा, 180 रुपीज़ मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो ये आप डिफरेंशियल रेट सिस्टम लेते हैं, इसमें 2 टाइप्स की हम रेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर्स के लिए, ठीक है। अब देखिए, कम मजदूरी दर उनके लिए होती है जो निश्चित समय में जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं उनका उत्पादन करते हैं सिर्फ, ठीक है, ठीक है, यानी कि निश्चित समय में जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं उनका उत्पादन कर लेते हैं तो उनके लिए हाई रेट्स, और जो लिमिटेड टाइम में स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं कर पाते उनको लो रेट से क्या दी जाती है, वेजेस दी जाती हैं। क्लियर, इसके बाद आपके पास आ जाता है मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, मेंटल रेवोल्यूशन भी किसने दिया है, मेंटल रेवोल्यूशन एक टर्म है जो कि किसने दी है, ये भी किसने दी है, टेलर जी ने दिया है। ये क्या करती है, ये चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स एंड द मैनेजर्स और वर्कर्स का जो एटीट्यूड है उसको चेंज करती है। ये वर्कर्स और मैनेजर्स में आपस में एक दूसरे के लिए सोचने की थिंकिंग जो होती है उसको इम्प्रूव करती है, रियलाइज़ करती है कि वर्कर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, वर्कर्स के लिए मैनेजर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उसको क्या कर सके, अचीव कर सके। क्लियर, ये सारी टर्म्स थी आपके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो कि किसने दिया है, टेलर ने दिया है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखिए वो है हेनरी फ्योल हम कल करेंगे क्योंकि इसके भी 14 प्रिंसिपल्स हैं। हेनरी फ्योल को हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इज़ इट क्लियर? आज के लिए आपका यही वर्क है, आप टेलर साहब को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि 1 क्वेश्चन वहाँ से 100% आता ही आता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, हमारे जो चैनल है उसके बायो में गिवन है उसका लिंक ग्रुप का, ठीक है। इसे अच्छे से कीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, आप ग्रुप से सेंड क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।